हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आपका जो हम 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर है आपका, सॉरी 10th क्लास का 9th क्लास का, ठीक है। 9th क्लास का जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं सीरीज में। तो यहाँ पर हम इससे पहले हमने नेशनल असेंबली देखी, ठीक है। नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन देखी, जैकोबिन का रूल देखा, ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्टरी रूल देखा। अब हमने बीच में कहीं एक टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन्स। हमने देखो जैकोबिन क्लब थे, ठीक है, उस वक्त और भी क्लब थे, वुमेन्स के भी क्लब थे, लेकिन उन क्लब्स के बारे में मैंने आपके साथ उस वक्त डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक सेपरेटली। सो हियर इज दैट टॉपिक, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या वुमेन्स भी रेवोल्यूशन में थी? क्या उनके बीच में कोई रेवोल्यूशन हो रहा था? या रिवोल्ट था, लेकिन उनका रिवोल्ट अपने अपने ही लोगों के लिए था, मतलब कि अपने ही लोगों के खिलाफ था। हम जानते हैं कि किस प्रकार लुईस 16 के टाइम भी उनके पास किसी प्रकार का हक नहीं था, ठीक है। और जब नेशनल असेंबली बनी और नेशनल असेंबली बनी जब, तो हमने देखा था कि किस प्रकार जो वोटिंग राइट थी, और उस वक्त एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बनाए गए थे। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो 25 की उम्र से ज्यादा के थे, मैन थे, प्लस 3 दिन का लेबर वेज उन्होंने पे किया होगा, तो ये एक्टिव सिटीजन्स थे। बाकी सब पैसिव सिटीजन्स थे। तो वुमेन्स भी पैसिव सिटीजन्स में ही थी, ठीक है। वुमेन्स देखो, हालांकि जो रेवोल्यूशन अगेंस्ट रिवोल्ट लुईस 16 किया था उसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। भाई अगर भीड़ ज्यादा दिखेगी तो मतलब गवर्नमेंट घबराएगी, और गवर्नमेंट और क्या क्या कहते हैं कि तानाशाह घबराएगा कि हाउ टू स्टॉप दिस रिवोल्ट, ठीक है। तो भाई ऐसा तो है नहीं, 50% जो वुमेन्स थी, जो 50% वुमेन्स थी वो नहीं थी वहां पर रेवोल्यूशन में, थी वो ऑफ कोर्स थी, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें बात करनी है कि वुमेन्स क्या डिमांड कर रही थी या फिर उनके साथ हुआ क्या था। तो 1791 में जो उनके कहते हैं कि देखो उनको वोटिंग राइट तो मिली नहीं, पॉलिटिकल राइट भी नहीं मिली, लेकिन जो 1791 में नेशनल असेंबली बनी थी उसने कुछ मेजर्स लिए थे थोड़ी सी उनकी जिंदगी में सुधार करने के लिए, ठीक है। उनकी जिंदगी कैसे थी, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं कि only few women are allowed to get education, like access to education only daughters of nobles and wealthier member of third state, ठीक है। वहां पर मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्वेंट में स्टडी होती थी, कॉन्वेंट स्कूल आप जानते हो, ठीक है, जो थोड़ा सा क्रिश्चियन माइथोलॉजी पर चलता है, थोड़ा सा क्रिश्चियन थियोलॉजी पर चलता है, ठीक है। मतलब कि तो स्टडी इन कॉन्वेंट, स्टडी दे कैन स्टडी एट कॉन्वेंट। तो मतलब कि कौन थी ये वो लड़कियां थी जो नोबल क्लास से बिलोंग करती थी या थोड़ा सा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इनके पास भी पूर्ण तरह की आज़ादी नहीं थी। जैसे ये थोड़ी सी स्टडी गेन करती थी, स्टडी मतलब मान लो अगर इनका पढ़ने का मकसद है, थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ इनके हाथ में नहीं थी, इनकी लाइफ इनके हाथ में नहीं थी, क्योंकि इनकी शादी इनके पेरेंट्स के मुताबिक होती थी। मतलब कि इनकी फैमिली क्या करती थी, इनको मतलब कि अपनी मन चाहे चालों पे इनकी शादी करती थी, सिमिलर लाइक इंडिया जो कि आज भी चलता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या काम करती थी। ये धोबी थी, लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर, फूल बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब कि घरेलू कामों में भी इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो ये देखो कि जो यहाँ पर याद रखना थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, मतलब थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन थे, नोबल्स थे, उनकी लड़कियां थोड़ा सा एजुकेशन गेन कर पा रही थी, बाकी नहीं, ठीक है। ये क्या काम करती थी ये भी मैंने लिख दिया। और क्या करती थी ये, दे टेक केयर ऑफ फैमिली, कुक, फेच वाटर मतलब पानी भर के लाना कुएं से, ठीक है, ब्रेड खरीदने के लिए लाइन में लगना, ठीक है, और फिर अपने बच्चों की भी देखभाल करना, ठीक है। ये कोई काम भी अगर इनको मिलता था तो इनकी जो वेज होती थी ना बेटा, वो बहुत कंपेयर करो तो मैन के मुताबिक लो थी। मतलब कि आदमियों को वेज मिलती थी, जो सैलरी मिलती थी उसके मुताबिक वुमेन्स को बहुत कम मिलती थी। चलो, और क्या था, तो इन्होंने लगी इनके साथ जो कुछ हो रहा है ना, इनके पास पॉलिटिकल राइट है ना कुछ है, ठीक है, इनको अपनी जिंदगी के फैसले लेने का कोई हक नहीं है, ठीक है। इवन एजुकेशन से इनको दूर रखा गया, एक बड़ी मेजर पॉपुलेशन एजुकेशन से दूर थी।
तो इन्होंने अपने खुद के पब्लिक क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिए। ठीक है, क्या करना शुरू कर दिए? पब्लिक क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। उस वक्त 60 वुमेन क्लब्स थे बेटा, 60 वुमेन्स क्लब्स थे 1971 के आसपास। ठीक है, तो और उनमें से रिपब्लिक वुमेन्स, जो रिपब्लिक वुमेन्स थी ना, वो बहुत ज्यादा फेमस थी रेवोल्यूशनरीज के लिए। रेवोल्यूशन में ना, मतलब जब जैसे कि रेवोल्यूशनरी तो जैकोबिन क्लब भी था, ठीक है, और भी क्लब थे जो भी रेवोल्यूशन करते थे, लेकिन उनको कौन सा क्लब ज्यादा अच्छा लगता था? भाई देखो, हर क्लब की अपनी विचारधारा होती थी, तो वैसे ही एक रेवोल्यूशनरी वुमेन्स का क्लब था, ठीक है, जो रिपब्लिक धारा रखती थी, ठीक है, रिपब्लिक विचारधारा रखती थी, तो वो वुमेन्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी ताकि वे रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकें। हालांकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन दे डिडंट गॉट एनी। लेकिन हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि नेशनल असेंबली ने कुछ मेजर्स किए थे, कुछ उनकी हालत में सुधार किया था। क्या किया था? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे ही 1791 में गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कुछ लॉ बनाए वुमेन्स के रिगार्डिंग। क्या क्या लॉ थे? एजुकेशन कंपलसरी कर दी सभी लड़कियों के लिए, डजंट मैटर आप पुअर से हो, रिच से हो, एजुकेशन इज कंपलसरी। और क्या लोग थे? अब जो मैरिज है वो फोर्सफुली नहीं होगी, मतलब कि आपकी फैमिली आपको फोर्सेबल नहीं कर सकती मैरिज के लिए। आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करोगे मैरिज के रिगार्डिंग, जिसमें आप राजी हो तभी उसमें साइन हो, ठीक। और डाइवोर्स भी पॉसिबल कर दिया, डाइवोर्स ले सकती थी वुमेन्स अपनी मर्जी से, और डाइवोर्स दे सकता था मैन, बोथ साइड पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको अच्छा लगा कि हाँ भाई, हमारे लिए ये जो घरेलू हिंसा है या फिर घरेलू दबाव है, एक तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो बिहेवियर था, वो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी। चलिए, अच्छी बात है, यहाँ से पता चलता है। और क्या देखते हैं इनकी डिमांड्स क्या थी? जैसे कि इनकी डिमांड्स थी, ये चाहती थी सेम पॉलिटिकल राइट मिले जैसे कि मैन को मिलती है। मेंस को पॉलिटिकल राइट जैसे मिली थी, वैसे ही हमको भी मिले। देवर वुमेन्स की वहां की डिमांड थी, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट बता ही दिया था, दे वर डिसअपॉइंटेड बीइंग अ पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन मतलब जिनके पास वोटिंग राइट ना हो, है ना, वो राइट टू वोट भी मांग रही थी, ठीक है, वो भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करना चाहती थी, ठीक है। तो ये सारी उनकी डिमांड्स थी, ठीक है। तो अब देखो, नेशनल असेंबली ने इनको एक थोड़ी बहुत तो राहत दी, ओके, ठीक है। लेकिन जैसे ही जैकोबिन क्लब आया ना, जैकोबिन क्लब आया, उसने कन्वेंशन बनाई, हम जानते हैं, ठीक है। जैकोबिन क्लब ने, जैकोबिन गवर्नमेंट ने, ठीक है, इनकी सारी की सारी राइट्स छीन ली, ठीक है। मतलब कि क्या क्या किया? मतलब कि वुमेन्स क्लब बैन कर दिए, ठीक है, वुमेन्स न्यूज़पेपर क्लब्स बैन कर दिए। अगर कोई अगर लड़की पकड़ी जाती थी ऐसा रेवोल्यूशनरी टाइप का काम करते हुए, बहुत सारे वुमेन्स को वो क्या करता था, हमने कोई वर्ड पढ़ा था, क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, गुलोटाइन, याद आ गया। हाँ, गुलोटाइन मतलब कि सर कटवा देना, याद है ना। यहाँ ब्लेड लगा रहता था, ये ब्लेड, और आदमी को यहाँ रख के सर काट दिया जाता था। तो इस तरीके से गुलोटाइन, मतलब लड़कियों तक को गुलोटाइन किया जाता था और एक्सिक्यूट किया जाता पब्लिकली, ठीक है। तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को, मतलब वुमेन्स की सारी जो चीजें मिली थी, मतलब कि उन्होंने, देखो वुमेन्स का जो ये डिमांड थी ना, ये जो डिमांड थी वो बिल्कुल नहीं मानी, ठीक है। उनको पॉलिटिकल राइट का क्या मतलब कि बिल्कुल सब कुछ बैन कर दिया, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ तो आपने ये पूरा स्टडी कर लिया, ठीक है, लेकिन उनको फाइनली पॉलिटिकल राइट कब मिली बेटा? उनको फाइनली पॉलिटिकल राइट या राइट टू वोट उनको 1946 में मिलती है। फ्रांस में वुमेन्स को 1946 में जाके पॉलिटिकल राइट्स मिलती है, या राइट टू वोट जैसी मेन चीज मिलती है, और इसके लिए इनको 200 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा, 200 साल तक, ठीक है। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ मिजरेबल इट वाज, ठीक है, कि उनकी हक की बात कितने देर बाद उनकी सुनी गई है। मतलब कि इन्होंने फिर ये, मतलब कि एक इंटरनेशनल मुद्दा हो गया था कि वुमेन्स को वोटिंग राइट क्यों नहीं है, वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट क्यों नहीं है, ठीक है। जब इनको, जब इंटरनेशनल मुद्दा है, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, तब जाके इनको अपनी
पॉलिटिकल राइट के लिए। चलिए अब हम एक और टॉपिक इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिड वुमेन हैव एन एजुकेशन, या दे डू आल्सो हैव। ठीक है, अब यहां से हम एक और टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी किसे कहते हैं? स्लेवरी किसे कहते हैं? स्लेवरी मतलब गुलामी करना, है ना। मतलब तो देखो उस वक्त फ्रांस में slave was so important. Slave was so important. Why it was so important? They were involved in plantation work. ठीक है, slaves were so important. गुलाम बहुत important होते थे पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप ना, हम जानते हैं कि यूरोप की जितनी भी कंट्री हैं वो सारी की सारी कॉलोनियल पावर थी और सबके पास कुछ ना कुछ कॉलोनीज थी। फ्रांस के पास भी कॉलोनी थी, जैसे कि ब्रिटिश की हम कॉलोनी रहे, हमारे यहाँ वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिश प्लांटेशन करते थे इसका, कॉफी, टबैको, इंडिगो वगैरह वगैरह जो भी, और उसको क्या करते थे, कच्चा माल उसको अपने यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। वहाँ वो क्या करते थे, फिनिश गुड्स बना के बाहर देशों में बेचते थे या फिर हमारे देश में बेचते थे। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह से प्लांटेशन वर्क वाज सो इम्पोर्टेंट एंड प्लांटेशन के लिए आपको चाहिए लेबर। तो लेबर कहाँ से मिलेगा? लेबर वाज नथिंग बट स्लेव्स। ठीक है, तो ये स्लेव अब फ्रांस में किस तरीके से था, देखो फ्रांस में स्लेवरी वाज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन स्लेवरी को एक बार एबॉलिश करने की सोची भी गई थी 1791 में। ठीक है, 1791 में जब हम जानते हैं कि जैसे ही नेशनल असेंबली बनी थी, ठीक है, उन्होंने एक अच्छी खासी डिबेट करी थी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1791 में जो असेंबली थी 745 मेंबर अप्रॉक्सीमेटली यही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 745 मेंबर्स होंगे। ये क्या थी, हाईएस्ट टैक्स पेयर थे और रिच भी थे, नोबल्स भी थे, हाईएस्ट टैक्स पेयर भी थे। मैंने आपको बताया था कि टैक्स पेयर और 25 साल की उम्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वोटिंग राइट होने की, है ना। इनके नीचे और भी थे, फिर उनके नीचे और थे। ठीक है, ये तीन आपको याद होगा कि तो जो सबसे टॉप मोस्ट में नेशनल असेंबली थी उसमें 745 मेंबर्स क्या थे, हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, ऑफ कोर्स बिजनेसमैन। ठीक है, तो यहाँ पर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के ऊपर डिस्कशन खूब हुआ कि क्यों ना फ्रांस की जितनी कॉलोनीज थी उनमें स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। देखो कॉलोनीज से उनकी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई थी। ठीक है, कॉलोनीज से प्लांटेशन जो होता था, प्लांटेशन किस का, कॉफी, टबैको, ठीक है, इंडिगो, कॉफी, टबैको, इंडिगो एंड शुगर, ये चार चीजें उनकी कॉलोनी से बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई होती थी। शुगर, कॉफी, ठीक है, इंडिगो, टबैको। ठीक है, ये चार पांच चीजें उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। और ये कहाँ से बेटा, आप अगर अपना मैप देखोगे इनकी कॉलोनीज कहाँ थी, उनकी कॉलोनीज बेटा कैरेबियन सी में एग्जिस्ट करती थी। कैरेबियन रीजन अमेरिका देखोगे, जब पहले तो अमेरिका देखा, अमेरिका कहाँ है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको दिखेगा, मैक्सिको के नीचे तुम्हें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिखेंगे छोटे छोटे। ठीक है, और वहीं पर आपको कैरेबियन सी दिखा देता रहेगा, तो उस रीजन में इनकी कॉलोनीज थी। ठीक है, उन कॉलोनीज में क्या होता था, प्लांटेशन होता था इन सब चीजों का, और ये प्लांटेशन वर्क, ये जो एक्सपोर्ट होता था ये फ्रांस का आता था। ठीक है, तो भाई प्लांटेशन है तो पक्का क्या चाहिए, स्लेव चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर स्लेवरी अबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अबॉलिश तो कर नहीं पाए क्योंकि देखो सारे के सारे बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व थे इस प्लांटेशन वर्क में। ठीक है, फ्रांस में एक ट्रेंड था। ठीक है, लोग क्या चाहते थे, they want to work outside their country and they are very reluctant, मतलब they are very interested to know a new land, मतलब कि उनको नए नए आइलैंड्स पे काम करना बहुत अच्छा लगता था। उस वक्त एक ट्रेंड था भाई, हाँ शिप में रहना है, मतलब कि एक वो करनी है, वो यार लंबे लंबे जर्नी ट्रैवल करनी है, समुद्र में रहना है, समुद्र में ट्रैवलिंग करनी है। देयर वाज अ ट्रेंड। ठीक है, तो मतलब कि फ्रांस की ज्यादातर पॉपुलेशन क्या थी, ऐसे ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व रहती थी। ठीक है, और उनके घर में ही क्या था, लेबर की शॉर्टेज रहती है। ठीक है, चलो इन्होंने ना
तो 1971 में नेशनल असेंबली ने ग्रेट डिबेट करी, लेकिन बिजनेसमैन के दबाव के कारण कि बिजनेसमैन का बिजनेस ठप हो जाएगा और जो पैसा आता है वो आना बंद हो जाएगा, है ना, तो उन्होंने क्या किया, स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया। लेकिन बाद में जब जब एक गवर्नमेंट बनती है जिसको हम बोलते हैं जैकोबिन्स गवर्नमेंट, मतलब कि जैकोबिन्स गवर्नमेंट फॉर्म की, इसका हेड कौन था बेटा, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर। ये आता है और ये आते ही यहाँ पर कॉलोनीज में, कैरेबियन कॉलोनीज में, इनकी कैरेबियन कॉलोनीज में क्या करता है, स्लेवरी को एबॉलिश कर देता है। स्लेवरी को एबॉलिश कर देता है, लेकिन वो इंप्लीमेंटेड रहता है खाली 10 साल तक, मतलब 10 साल तक ही उसका इफेक्ट रहता है। हम जानते हैं इनकी जैकोबिन की क्या थी, कन्वेंशन गवर्नमेंट थी, कन्वेंशन गवर्नमेंट थी, है ना, कन्वेंशन गवर्नमेंट थी। कन्वेंशन से फिर रिपब्लिक क्या आता है, डायरेक्टरी रूल आता है, डायरेक्टरी रूल ये भी अबॉलिश नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद हम जानते हैं नेपोलियन आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेपोलियन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेपोलियन आएगा, ठीक है। नेपोलियन के बारे में हम अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, तो सर नेपोलियन इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसमें फ्रेंच पढ़ लो ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आपकी 10th के लिए, 10th का जो पहला चैप्टर है यूरोपियन रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर को भूलना मत, क्योंकि 10th में आने वाली जो आप देखने वाले हो ना सारा सब कुछ, वो आपको 9 से बहुत ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ देखो, नेशनल असेंबली ने इसको एबॉलिश नहीं किया, किसने किया, जैकोबिन्स गवर्नमेंट कन्वेंशन का इसका एबॉलिश किया। कहाँ किया, खाली कॉलोनीज में, खाली कॉलोनीज में, नॉट इन होम। फ्रांस में खुद, फ्रांस खुद स्लेव्स को यूज करता था, लेकिन घर पे उसने स्लेव्स को एबॉलिश किया। ओके, प्लांटेशन वर्क में एबॉलिश कर दिया था कि आप मजदूर रख सकते हो लेकिन स्लेव नहीं रख सकते, ठीक है। डायरेक्टरी रूल ने भी इसको कुछ नहीं किया, ठीक है, और नेपोलियन ने इसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि स्लेव आते कहाँ से थे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि स्लेव आते कहाँ से थे, ये कैसे खरीदते थे, कहाँ बेचते थे, ठीक है। तो देखो वहां पर यूरोप में एक ट्रायंगुलर ट्रेड थी, ट्रायंगुलर कुछ ऐसे ट्रायंगुलर ट्रेड थी यूरोप में स्लेव्स की, जैसे कि, और ये किस किस के बीच में होती थी, यूरोप मतलब फ्रांस की मेनली ट्रायंगुलर ट्रेड थी, फ्रांस की मेनली, मैं फ्रांस की कह रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश की जो ट्रेड थी वो अलग थी, ब्रिटिश भारत से भी स्लेव लेते थे, ठीक है। तो यहां से आ गई यूरोप, ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, क्योंकि जो आपका कैरेबियन रीजन है वो अमेरिका के नीचे ही पड़ता है, मतलब मैक्सिको के नीचे, ठीक है। और जो कैरेबियन रीजन है, तो ये क्या करते थे, अफ्रीका से स्लेव खरीदते थे। इनके बड़े बड़े जहाज, 2 पोर्ट होते थे इनके, फ्रांस के मेनली, यहाँ पर मैं फ्रांस लिख देता हूँ, चलो। हालांकि सारा का सारा यूरोप अफ्रीका से स्लेव लेके काम करवाता था, और कई कई यूरोपियन पावर्स की तो कॉलोनी अफ्रीका में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस अच्छा खासा था, किसका, स्लेवरी का। तो यहाँ 2 पोर्ट थे फ्रांस के, एक पोर्ट का नाम है, इन पोर्ट का मैं नाम लिख देता हूँ, पोर्ट है बॉर्डर्स एंड नामदेस, ये 2 पोर्ट है, ठीक है, फ्रांस में। ये 2 बड़े फेमस हुए क्योंकि यहाँ पर ये 2 सिटी बहुत ही, मतलब ये जो पोर्ट सिटी है ना, ये बहुत डेवलप है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेवरी वाज सो इम्पोर्टेंट, मतलब वाज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन्होंने इतना, मतलब जितना ज्यादा अफ्रीका से यहाँ के लोकल जो चीफ होते थे ना, यहाँ से वो लोग क्या खरीदते थे, स्लेव खरीदते थे, उनको पैक कर दिया जाता था जहाजों में, ठीक है। जहाज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, फ्रांस का अफ्रीका का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज का, ठीक है। नाइजीरिया आप देखोगे सारा का सारा नजदीक पड़ता है, ठीक है। यहाँ से खरीदते थे, पूरा अटलांटिक ओशन पार करके अमेरिका के कैरेबियन कोस्ट पर जाते थे, और वहां पर वो स्लेव्स को प्लांटेशन वर्क्स में इन्वॉल्व करते थे।
और वहां किसको बेचते थे? प्लांटेशन ओनर्स को। किसको? प्लांटेशन ओनर्स को। तो आपको एक ट्रायंगुलर ट्रेड आप मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, ठीक है। और ये दोनों सिटीज क्यों डेवलप करी? बिकॉज ऑफ स्लेव ट्रेड, ठीक है। यहाँ के लोग क्यों डेवलप कर गए? स्लेव ट्रेड। जहाज स्पेशली स्लेव ट्रेड करता था। जहाज जो मर्चेंट होते थे ना, मतलब जो ट्रेड करते थे वो स्लेव में ट्रेड करते थे। जो बिजनेसमैन होते थे, प्लांटेशन, वो अलग है। अब देखो इंसानों के ऊपर भी बिजनेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हालांकि आपको यहाँ से टॉपिक पे क्लियर हो गया होगा बेटा कि फ्रांस में किस प्रकार से स्लेवरी रही है, ठीक है, और स्लेवरी के ऊपर कैसे कैसे लॉ इंप्लीमेंट हुए। दो तीन वर्ड, एक वर्ड आएगा आपकी हिस्ट्री की बुक में, एक वर्ड आएगा जिसको आप नगेरोस बोलते हो। नगेरोस क्या होता है, ठीक है, एक वर्ड आएगा आपका नगेरोस। नगेरोस ये है क्या? ये वहां के अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, इनको नगेरोस बोला जाता था क्योंकि इनको एज अ स्लेव यूज किया जाता था। एज अ स्लेव को यूज करने के पर्पज से इनको नगेरोस बोला जाता था, ठीक है। तो ये अफ्रीका के मूल निवासी होते थे, नगेरोस ये कहलाते थे, ठीक है। और फाइनली, ठीक है, फाइनली एबॉलिश कब हुई है? एबॉलिश कब हुई है? 1848, 1848 में आके 1848 में आके फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी एबॉलिशन हो जाती है। फ्रेंच कॉलोनीज की बात कर रहा हूँ, फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि फाइनली यूरोप में कब एबॉलिश होती है वो अलग बात है, ठीक है, वो तो बाद का टॉपिक है, बहुत लेटर होती है बाद में। लेकिन फ्रांस की कॉलोनीज में फाइनली एबॉलिश हो जाती है स्लेवरी 1848 में, 1848 में, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि देखो कन्वेंशन एक बात मतलब यहाँ से आपको ये ट्रायंगुलर ट्रेड भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ट्रायंगुलर ट्रेड, और ये कौन से पोर्ट है? फ्रांस के पोर्ट है। ये ट्रेड कहाँ से करते थे? अफ्रीकन कंट्रीज से, लोकल चीफ से खरीदते थे, प्लांटेशन ओनर्स को यहाँ पर कैरेबियन कोस्ट पर बेचते थे, ठीक है। ये ट्रैवलिंग कितनी होती थी? 3 महीने की ट्रैवलिंग होती थी अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में 3 महीने की ट्रैवलिंग होती थी, और इसके दौरान इनको मतलब बहुत पैक करके, टाइट, मतलब बेड़ियों में बांध के टाइटली पैक करके इनको ले आया जाता था जितना हो सके। कई तो मर भी जाते थे इस 3 महीने की ट्रैवलिंग में भूख प्यासे, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड डिड द वुमेन्स हैव अ रोल इन रेवोल्यूशन। अगला जो टॉपिक होगा बेटा आपका नेपोलियन होगा, ठीक है। हम नेपोलियन को डिटेल में स्टडी करेंगे, और नेपोलियन इज रियली सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर फर्दर स्टडीज, फर्दर क्लासेस आल्सो लाइक 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका आज का इतना ही। आप इसको एक बार बुक से रीड करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। बुक से भी रीड कर लोगे, आप यहाँ से लेक्चर सुन लिया तो आपको समझ में भी आ गया होगा टॉपिक क्या है, और आप एक बार इसको बुक से रीड कर लोगे तो आपका कहते हैं कि जो वॉलेटाइल कॉपी है वो परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।